हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी तथा बिहार एसआई और बाकी जो भी 72 बीपीएससी है आगामी एग्जाम, उससे संबंधित हम मैथ, रीजनिंग, जीएस की प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। अभी तक मैंने जीएस के कई सारे क्वेश्चन करवा दिए, कई सारे सेट करवा दिए। मैथ रीजनिंग के 7 से 8 सेट हो चुके हैं, दोनों के 7-7 सेट। अगर आपने नहीं देखे तो अवश्य जाकर के चेकआउट कीजिए एक बार जरूर। ये आज मैंने आपको हिस्ट्री का भी एक पोर्शन कहा था, 2.5 घंटे में आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करने का वादा किया था। आप एक बार जाके देखिए, मैंने 2 वीडियो उसमें दिए अभी तक, आधे आधे घंटे के। 3 वीडियो और आएंगे। और आज का इस सेट में अब देखना जितने क्वेश्चन हैं, और उसमें डायरेक्ट जाके देखना क्या डायरेक्ट सेम टू सेम उसी से तुरंत यहाँ पर उठ के आएंगे, नहीं। टू द पॉइंट, क्रिस्पी, नो बकवास, नो एक्स्ट्रा फैक्ट, सिर्फ वही चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं चीजों को वहां पर दिया गया है। वो वीडियो में इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा हमारी भी मेहनत को कुछ ना कुछ फायदा हो। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चंस करते हैं। इसकी मैं जो व्याख्या बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, ठीक है। मैं दोनों में कोशिश करूंगा कि आपको बताते हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। आप भी कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने के। पूछा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, उस समय यहाँ का किसका शासन था, किस बादशाह का यहाँ पर शासन था। देखिए इसका आंसर बताऊं उससे पूर्व बताते हूं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब होती है। भारत में फैक्ट्री तो स्थापित होती है सूरत में। प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित होती है? सूरत में। ठीक है, आप जानते हैं सूरत में स्थापित होती है 1613 को। और उस समय यहाँ के जो गवर्नर, यहाँ का जो बादशाह था वो था जहांगीर। परंतु याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। ये तो फैक्ट्री हो गई। इस कंपनी की जो स्थापना है वो होती है 1600 में। कहां पे होती है? ब्रिटेन में। उस समय जो भारत में शासन था वो था अकबर का। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैं गारंटीज कहता हूं, आप इसको सही से पढ़िए। इस समय अकबर का शासन था। जो महारानी वहां की रानी थी, एलिजाबेथ थी, उन्होंने क्या किया था, इस फैक्ट्री को एक अधिकार पत्र देकर के, चार्टर देकर के यहां पर भेजा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने का। और उस समय भारत में जो शासन था वो अकबर का था, तो उन्होंने अकबर के नाम पर भेजा था। परंतु जब कंपनी भारत में आती है तब वहां पर अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और उसका बेटा जहांगीर शासन कर रहा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी दोस्तों, हाँ अभी देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध दिए हैं, और इन तीनों कर्नाटक युद्ध को उनके साथ संधियां, ट्रीटी दे रखी है। 3 कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वॉर, और उनकी ट्रीटी को मैच करना है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, फ्रांस, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, ये 3 जो युद्ध है, तीनों युद्ध में याद रखिएगा, ये 3 युद्ध जो है उसमें से प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है, ये होता है यूरोप की वजह से। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और उस उत्तराधिकार के युद्ध के कारण जो युद्ध यूरोप में हो रहा था, उसी युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट होते हैं, तो वे भारत में भी युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये यूरोप में हो रहा था तो ये संधि भी यूरोप में हुई, जैसे कहते हैं एक्स या सेपई की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत ये जो वॉर था, ऑस्ट्रिया का वॉर समाप्त हो गया, तो भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ इस तरीके से समाप्त हुआ, याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो भारत की ही वजह से होता है, क्योंकि भारत में जो कर्नाटक क्षेत्र वहां पर उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है यहाँ पर भारत में। और चूंकि भारत में उत्तराधिकार को युद्ध छिड़ता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। इस वजह से यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। चूंकि ये युद्ध भारत में हो रहा था, इस वजह से संधि भी भारत में हुई थी, जिसका नाम है पांडिचेरी की संधि। ठीक है, तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है फिर से यूरोप की वजह से। वहां पर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, सप्तवर्षीय युद्ध। इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो भारत है यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी युद्ध छिड़ जाता है। यह युद्ध समाप्त होता है पेरिस की संधि से। यूरोप में ही पेरिस की संधि होती है, और इस संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो थर्ड कर्नाटक वॉर है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया इस तरीके से। तो कौन सा हो गया? ए का 3, बी का 2 और सी का 1। ठीक है, तो 1 ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए।
सही हो गया A3, B2 और C1। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इससे एक चीज और पूछा जाता है कि एक पूछा गया था कि वांडी वास का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था। देखिए वांडी वास का युद्ध जो है वो तृतीय कर्नाटक वार का ही एक हिस्सा था। तो वांडी वास का जो युद्ध है ये 1760 में होता है, याद रखिएगा, ये भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होता है। तो वांडी वास का युद्ध। वेदरा का युद्ध भी कभी पूछता जाता है, तो वेदरा का युद्ध जो है इससे एक वर्ष पहले हुआ था, वो 1759 में हुआ था, और ये डचों और ब्रिटिश के बीच में होता था। एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ डच थे, तो ये दोनों वार जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तो डच के बीच में हुआ था बेदरा, और वांडी वास जो है वो हुआ था किसके बीच में, तो फ्रांस के बीच में। तो वास फ्रांस ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है जिसको प्रयागराज कहते हैं, एक संधि हुई थी 1765 में। ये संधि क्यों हुई थी और किसके बीच में हुई थी समझते हैं। तो देखो 1764 का होता है, 1764 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं इसको, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो आप जानते हैं कि एक तरफ तो थे ब्रिटिश अंग्रेज, और एक तरफ था 3 व्यक्तियों की संयुक्त सेना। एक थे मीर कासिम, कौन थे, मीर कासिम। एक थे अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, और एक थे कौन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना को ब्रिटिश के साथ युद्ध होता है, हेक्टर मोनरो के साथ, और जिसमें इनकी संयुक्त सेना हार जाती है। और हारने के बाद जो होता है ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये एक तो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, इस ट्रीटी के तहत ये जो शाह आलम द्वितीय है, इसने ब्रिटिश को 3 राज्यों की दीवानी दे दी थी। किस किस की, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। ठीक है, इन तीनों की दीवानी किसको दे दी थी, ब्रिटिश को। इस दीवानी को नियंत्रित करने हेतु इन्होंने उप दीवान नियुक्त किए, किसने, अंग्रेजों ने। तो 2 उप दीवान नियुक्त किए गए, एक बिहार जिनका नाम था राजा सिताब राय, ये राजा सिताब राय ये जो बिहार के थे। अब बाकी क्षेत्र में जो बंगाली के थे वो थे मोहम्मद राजा खान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें पूछा गया कि बिहार के उप दीवान कौन थे, तो वो थे राजा सिताब राय। इतनी कहानी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जो सहायक संधि है, सहायक संधि के तहत प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। एक तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सहायक संधि जो है इसको शुरुआत किसने की थी, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा शुरू किया गया था, गवर्नर के द्वारा। तो उसका नाम है लॉर्ड, क्या नाम है, येजगी। ठीक है, लॉर्ड येजगी, इसके द्वारा शुरू की गई। और प्रथम जो राज्य था उसका नाम था हैदराबाद, हैदराबाद ने इसको स्वीकार किया था। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवाए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ये हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो हैदराबाद ने इसको स्वीकार किया था, उसके बाद बाकी राज्यों ने। कह रहे कि बंगाल का कौन सा गवर्नर था, यानी ये पूछा है कि किस गवर्नर के समय में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, वो किसके समय में हुआ था। तो याद रखिएगा, तो तीसरा आप जानते हैं कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिसमें से जो तीसरा है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। टीपू एक तरफ रहता है, टीपू, और एक तरफ रहते हैं ब्रिटिश। तो टीपू, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में होता है। ठीक है, ये जो समय ये युद्ध हो रहा था उस समय भारत में जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके बारे में याद रखिए, कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे संबंधित 2-3 फैक्ट और याद रखिएगा। इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं। किस कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक। ठीक है, प्रशासनिक सेवा का जनक। वहीं अगर ये बात की जाए, इसने कॉर्नवालिस कोड शुरू किया था, कॉर्नवालिस कोड को भी शुरू किया था। ठीक है, इसके बारे में ये बात है। वहीं जो वारेन हेस्टिंग है, इसके बारे में याद रखिए, इसको न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। और एकमात्र गवर्नर जिस पर मुकदमा दायर किया गया था यूरोप में, ठीक है, वो है वारेन हेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनकी न्यायिक हत्या करवाई थी राजा नंद कुमार, बनारस के राजा थे नंद कुमार। ठीक है, उनके ऊपर न्यायिक मुकदमा, न्यायिक हत्या के कारण इन पर मुकदमा दायर किया गया था, कहां पर, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनको न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के समय बाकी जो 2
युद्ध है मैसूर और आंगे मैसूर युद्ध हुए थे, और तृतीय जो हुआ था वो किसके समय हुआ था, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि युवा बंगाल मूवमेंट जो है, यंग बंगाल मूवमेंट जो है, इससे कौन संबंधित था? तो देखिए ये जो मूवमेंट है इससे संबंधित थे हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन थे संबंधित? हेनरी विवियन डेरेजियो जो है ये इससे संबंधित थे। ठीक है, वहीं राजा राम मोहन राय से बात समझिए। तो राजा राम मोहन राय जब जानते हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, वहीं इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध होता है। तो सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। ठीक है, किसके? बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक जो है इनके द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है। ठीक है, संवाद कौमुदी इनकी रचना का नाम है, संवाद कौमुदी। ठीक है, और मरातोई ओग, ठीक है, मरातोई अखबार। ठीक है, अखबार याद रखिएगा इनको। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो अकबर द्वितीय थे उन्होंने इसको राजा को उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने ही राजा की उपाधि दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। अकबर नहीं, महान अकबर नहीं, अकबर द्वितीय एक व्यक्ति और हुए और सम्राट हुए, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से इतनी याद रखिए, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता भी किन्हें कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में याद रखिएगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कारण ही 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? इनके बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, 1856 में। ठीक है, और इन्होंने बाकी जातियों को भी संस्कृत पढ़ने को प्रोत्साहित किया। केशव चंद्र सेन जो है वो ये इसी में ब्रह्म समाज में हुआ करते थे। फिर इसके बाद इनका देवेंद्रनाथ टैगोर से विवाद हो जाता है, तो ये उससे हट करके देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की। ठीक है, और आधुनिक ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन करते हैं। तो आधुनिक ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप देखते हैं, कह रहा है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एक तो ये है कि किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था, अभी मैंने जो बताया था, किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। किसके समय में था? वारेन हेस्टिंग के समय में। पर किया किसने था? तो चॉइस विलियमसन जो है इन्होंने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, और इन्हीं के समय में ही, यानी कि सॉरी वारेन हेस्टिंग के समय में ही जो मनुस्मृति है उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद होता है। तो मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि वुड डिस्पैच जो है के माध्यम से भारत में यूनिवर्सिटीज की स्थापना कहां कहां हुई थी? देखिए, एक तो समझते हैं कि जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच आया क्यों था? तो इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में शिक्षा सुधार करने हेतु आया था। जो इसके अध्यक्ष थे वो वुड थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको वुड डिस्पैच कहा गया है। ये आया किसके समय था? तो डलहौजी के टाइम पर आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि टाइम पर आया था। और इसके समय में याद रखिएगा, चूंकि इसके रिकमेंडेशन पर 3 जगह नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो आप जानते हैं कि कहां कहां बनाई जाएगी? जहां पर शुरुआत में अंग्रेजों का शासन था उनके केंद्र थे, तो 3 केंद्र हुआ करते थे, 3 प्रोविंसेस थे। एक का नाम था बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 प्रोविंस थे जो ब्रिटिश के अंदर में थे। तो यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी 3 यूनिवर्सिटीज की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि ये कुछ एक तरफ संगठन दे रखे हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं। जैसे इंडिया, ये जो है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष। वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। आप जानते हैं, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जो एक तरीके से जो जमींदार थे, जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं, इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। तो बचा कौन सा? इन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी कौन करते हैं? सर सैयद अहमद खान। तो ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया,
सॉरी सी का 2 हो गया, ठीक है। तो ए का जो है 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से करें 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। देखिए जो 1857 का विद्रोह है इसको कई सारे विद्वानों ने, कई सारे इतिहासकारों ने डिफरेंट तरीके से कहा है। जैसे वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने कहा है? वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इस वजह से इन्होंने अपनी बुक भी दी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वही जो जेम्स आउटरम और WH टयर हैं, जिनका युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? बाबू कुंवर सिंह के साथ हुआ था। इन्होंने ही इसे कहा है कि ये जो 1857 का युद्ध था वो हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में तड़ित चायक का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसको तो दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, परंतु एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था याजपत राय जी ने। सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कामागाटा मारू, ये कोमागाटा नहीं है, कामागाटा मारू यात्रियों का एक जहाज था जो आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 को यह यहां से कई सारे भारतीयों को भर करके कहा जाता है कनाडा जाता है, परंतु यह कनाडा में उतरने नहीं दिया जाता और यह वापस कनाडा से ये जहाज जो है वो भारत आता है। और जैसे भारत के आकर के जो बजबज करना कोलकाता का जो बजबज है वहां पर आता है और जैसे ही उतरते हैं वैसे ही इनकी झड़प हो जाती है अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। तो पूछा कि कहां पर गोलीबारी हुई थी, तो ये हुई थी बजबज कोलकाता में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय या परंपराओं को पुनर्जीवित करने के हेतु इन्होंने स्थापित किया था इंडिया सोसाइटी ऑफ आर्ट, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? देखिए 1907 में इसकी स्थापना करते हैं ये है अवेंद्रनाथ टैगोर। अवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे भारत में, तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। ठीक है, तो अवेंद्रनाथ टैगोर। 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था? देखिए आपको पता है कि एनी बेसेंट महोदय तथा ने एक अखिल भारतीय होम रूल ये की स्थापना की थी। ठीक है, परंतु एक तो इन्होंने की थी और साथ में आप जानते हैं कि दो लोगों ने शुरू की थी, एक तो एनी बेसेंट ने और एक शुरू की थी तयक जी ने। इन दोनों ने इसकी स्थापना की, परंतु जो बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी, ये गांधी जी से प्रभावित होकर के अपने इसका नाम परिवर्तित करके वो इसका स्वराज सभा नाम रख देती। क्या रख देती हैं? स्वराज सभा। ये रखिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन उसी ने किया था जिसने गाना गाया था सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, उसी ने बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत का दिया। ठीक है, तो ये है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही गाया था ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर ये गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा सारा जहां हमारा, इस तरीके से गाते हैं बाद में, ये सारे जहां को अपना कहते हैं। और इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परंतु सिर्फ प्रथम जिसने पाकिस्तान शब्द को प्रतिपादित किया था वो थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था, परंतु द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, करा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आप जानते हैं 13 मार्च 13 अप्रैल 1919 को जो होता है, जिसमें जनरल डायर जो है वो गोली चलवा देते हैं, परंतु इसको जो आदेश देता है वो माइकल ओ डायर देता है। और उसकी हत्या करने हेतु एक हमारे देश का युवा खून से, ठीक है, सना बना एक वीर योद्धा पहुंच जाता है, ठीक है, इसकी हत्या करने ब्रिटेन, और वहां पर हत्या कर देता है। तो उसे जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी उनका नाम था उधम सिंह। सरदार उधम सिंह जी थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, किसकी? माइकल ओ डायर की हत्या करने के। ठीक है, सूरसेन भी क्रांतिकारी थे। ठीक है, बाघा जतिन
खुदीराम बोस, ये सभी महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उसमें आप जानते हैं खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य में, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सम्राट शाहजहां के आधिकारिक इतिहास पातशाहनामा का राइटर था? यानी जो पातशाहनामा है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी, जो थे वो पातशाहनामा से संबंधित है। जो अबुल फजाई है ये जानते हैं, इसको लिखा है उन्होंने अकबरनामा, तो अकबरनामा से कौन संबंधित है? अबुल फजाई। ठीक है, वहीं पातशाहनामा जो किसका वो है? तो ये है शाहजहां, सम्राट शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है, इसकी रचना किसने की है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, कह रहा महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार के रूप में किसने कार्य किया? देखो महमूद गजनवी के साथ कई सारे इतिहासकार विद्वान आते हैं, परंतु जो इसका इतिहास दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। तो उतबी जो था, बाकी हसन निजामी, फिरदौसी और चंद्र बरदाई, तो चंद्र बरदाई याद रखिएगा, चंद्र बरदाई जो इतिहासकार हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे और पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, तो उतबी इसका आंसर हो जाएगा, उतबी। ठीक है, देखिए एक तरफ युद्ध दे रखे हैं और उनकी घटना कब हुई थी, वर्ष दे रखा है। तो आप जानते हैं, प्रथम तो जानते होंगे 85 का जो युद्ध होता है वो 1757 में होता है, 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1776 में होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1191 में और प्रथम 1192 में, और प्रथम होता है 1191 में। वहीं पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में होता है। तो इनका 85 का युद्ध, ठीक है, हो गया आपका अंग्रेजों के बीच में, एक तरफ अंग्रेज होते हैं और एक तरफ कौन होते हैं? ठीक है, तो एक तरफ है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, एक तरफ सिराज रहते हैं और एक तरफ अंग्रेज, सिराज और अंग्रेजों के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं कि ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, अंग्रेजों मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इस तरीके से इनको मैच कर दिया हमने। तो ए का जो है 3, बी का जो है वो 2 और सी का जो है 3 का जो है वो ए। ठीक है, तो 1 का सी, बी 2 का बी और 3 का ए और 4 का डी। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा गया? तो आप जानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसका गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश को ही कहा गया है गुलामों को गुलाम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट्स द करेक्ट आंसर। सैयद वंश की स्थापना पर खिज्र खान ने सुल्तान के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो खिज्र खान था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। और इसने अपनी जो उपाधि रखी थी वो रखा था रैयत आया, यानी रैयत का मुखिया, रैयत आया, इसकी उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ताई कोटा का युद्ध जो होता है कब? 1565 में होता है। ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये और वहां जो अहमदपुर के जो सुल्तान हैं उनके बीच में युद्ध होता है और इसके बाद इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विजयनगर का पतन होता है इस युद्ध से। नेक्स्ट देखिए, अयोधी वंश के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं आपको देखना है। इस वंश के पतन के बाद 1451 में, ठीक है, कह रहे सैयद वंश के पतन के बाद इस वंश की स्थापना 1451 में किसने की थी? वह अयोधी ने की थी। तो एकदम सही है, इसी ने की थी। करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कि सिकंदर अयोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, यह भी एकदम सही है और इसने ही गैर मुसलमानों पर जजिया कर भी आरोपित किया था। दूसरा कथन भी सही है। इसका तीसरा कथन देखिए, कह रहा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1556 में होता है, इब्राहिम द्विवेदी है की पराजय होती है और इस दय्य सल्तनत का समाप्त हो जाता है। तो ये पता है कि बाबर ने इसको हराया था और इसके बाद दय्य सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो तीनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तकें दे रखी हैं, कह रहे कौन सा सही नहीं है। तो मेगास्थनीज की इंडिका सही है, ठीक है। अयबुरुनी की किताब युहंद ये भी सही है। वहन सांग की सीयू की ये भी सही है। फाहयान की द रिया ये गलत दिया है। आप जानते हैं ये पुस्तक जो है वो किसकी है, ठीक है,
तो ये है इब्न बतूता की। किसकी है? इब्न बतूता। ये किसके दरबार में आया था पूछा जाता है? एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसने इसको काजी के रूप में पद में नियुक्त किया था। अब बाद में इसको चीन भेजा था। किसको? इब्न बतूता को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक तरफ कुछ व्यक्तित्व दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं कि किसका क्या कार्य है। जैसे एक तरफ दे रखा है, नीचे से अगर शुरू करें तो आप जानते हैं कयाहन जो है इसका राजतरंगिणी से संबंध है, जो कश्मीर का इतिहास है। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर है, इसका संबंध इससे है। वहीं जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो इन्हें एएसआई का जनक कहा जाता है। किसको? कनिंघम को। और जेम्स ड्रेनई जो है, इनको भारतीय इंडियन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो 1 का बी, 2 का ए और 3 का डी और 4 का सी, इस तरीके से। तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते जो है वो कहां से आया है? ये तो आप जानते होंगे। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से आया है। किससे आया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। अभी जो हमारा एक था वसुधैव कुटुंबकम, जो हमने G20 का आदर्श वाक्य था, वो आया है महा उपनिषद से। याद रखिएगा, महा उपनिषद से। ठीक है, भगवत गीता पूछा था किसका है, किस भाग का है महाभारत के? तो ये भीष्म पर्व का हिस्सा है। किसके? भीष्म पर्व का। ठीक है, तो भीष्म पर्व का हिस्सा है। अर्थशास्त्र आप जानते हैं चाणक्य की पुस्तक है, जो किससे संबंधित है? ये अर्थशास्त्र सिर्फ आज की अर्थशास्त्र नहीं है, इसका संबंध है प्रशासन से। किससे है? एडमिनिस्ट्रेशन से, ना कि इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ऋग्वेद तो आप जानते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। ठीक है, इसमें 10 चैप्टर हैं, 10 मंडल हैं और ठीक है 1026 इसमें सूक्त हैं। इसका 10वां मंडल जो है उसके पूर्व सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसी में से जो गायत्री मंत्र है वो भी आया है, जो भी इसकी रचना विश्वामित्र करते हैं। ठीक है, अब आइए निम्न निम्न में से हीनयान ग्रंथ बुद्ध के जीवन की कहानियों का वर्णन करता है। तो कौन सा हीनयान ग्रंथ है जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है? वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं इसमें। तो जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है, वही जो ये है, ये भी जो ये ग्रंथ है जो है ये महायान का ग्रंथ है। कौन सा? महायान का, महायान शाखा ग्रंथ है और जो संस्कृत में है। ठीक है, दिव्या विनिदान भी महायान का ही है। सो दोस्तों ये बार बार एरर आ जाता है, इस वजह से हो जाता है। करें कि यज्ञ विस्तार किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? अभी मैं बताया था कि ये महायान से संबंधित है, जिसका संबंध किस हो जाएगा? महायान से। करें कि मौर्य युग के बारे में जो जानकारी देता है एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस से विशाख दत्त की। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, वहीं अगर कभी मृच्छ कटकम के बारे में पूछे, मृच्छ कटकम जो है वो शूद्रक की रचना है। कालिदास के तो आप जानते ही हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मृच्छ कटकम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है कौन सी? मुद्रा राक्षस, जिसमें किसके बारे में जानकारी है? मौर्य युग के बारे में जानकारी है। करें एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किसकी रचना है? देखिए ये जो रचना है इसमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है, ये किसी एक अज्ञात व्यक्ति की, अज्ञात व्यापारी की रचना है। तो एक अज्ञात यूनानी व्यापारी की रचना हो जाएगी। कौन सी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखें, कह रहे भारत ने 2025 के भूकंप के बाद म्यांमार को जो मानवीय सहायता भेजी थी उस मिशन का नाम क्या था? तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भेजा था। ठीक है, वही जब तुर्की में भूकंप आया था तो वहां पर उन्होंने भेजा था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त कहां भेजा गया था? तुर्की में। ठीक है, वही ऑपरेशन जो गंगा है इसका आप संबंध जानते हैं कि जो यूक्रेन युद्ध हो रहा था, यूक्रेन में भेजा था ऑपरेशन, जो मिशन भेजा था उसको तो कहते हैं ऑपरेशन गंगा। वहीं सूडान में जो भारतीयों को इवैक्यूएट करना था, वहां से हटाना था, उसको ये ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, नहीं देखिए, कह रहे 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका किया गया था भारत मंडपम में। कहां पे किया गया था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कौन सा भारतीय
बैंक किसी ट्रेन पर विशेष रूप से मुंबई माड़ पंचवटी जो एक्सप्रेस है इस पर एटीएम स्थापित करने वाला प्रथम बैंक बन गया है। यानी किस बैंक ने ट्रेन पर, यानी कि जो मुंबई माड़पड़ पंचवटी एक्सप्रेस है इस पर अपना एटीएम स्थापित किया है, तो ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह ऐसा प्रथम बैंक बन चुका है। फिर वाराणसी का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है, ये कौन सा है? तो याद रखिएगा बनारसी शहनाई जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारत में वक्फ संपत्ति से संबंध में प्रबंधन में सुधार करने हेतु वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 पारित किया गया है, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है? एक तो याद रखिएगा इसका नाम रखा गया है उम्मीद। क्या नाम दिया गया इसको? उम्मीद। तो पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है? उम्मीद। इसमें एक प्रावधान है कि इसमें जो ये वक्फ होगा, वक्फ बोर्ड जो होगा, वक्फ बोर्ड में 2 तो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि गैर मुस्लिम सदस्य, जिस आप जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा विवाद इसी में हुआ था। उसके बाद जो मुस्लिम सदस्य होंगे उसमें से कम 2 वुमेन्स होंगे, औरतें होंगी, अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका करेक्ट है। ठीक है, वहीं केवल 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत घोषित संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा, ये नहीं है, रॉन्ग है। वक्फ बोर्ड न्यायिक निगरानी के बिना निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है, ये भी रॉन्ग है। न्यायिक निगरानी के बिना ऐसा नहीं कर सकता है। वक्फ संस्थाओं को अब ये रखने से छूट दी गई है, ऐसा भी कोई छूट नहीं दी गई है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम, ठीक है, कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण किस राज्य ने किया है? देखिए, अभी आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति में कोई भी उपवर्गीकरण जैसा प्रावधान नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक जताया था। तो ऐसा एक राज्य ने किया है जिसका नाम है तेलंगाना। तो उसने ऐसा किया है कि अब जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि ओबीसी में उपवर्गीकरण है, ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से ईबीसी और बीसी उसी तरीके से। करे विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किस मुक्केबाज ने, किस भारतीय मुक्केबाज ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका नाम है हितेश गुइया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हितेश गुइया, इसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा बिहार में आयोजित होने वाले 7वें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था उसका शुभंकर क्या था? तो आप जानते हैं इसका शुभंकर था गज सिम्हा। क्या था? गज सिम्हा। गज सिम्हा एक हाथी और शेर का मिक्स रूप था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, टाइगर अभ्यारण्य बन गया है, एकदम सही बात है। यह उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, यह भी सही है। यह उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी सही है। अर्थात ये तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए बी सी, यानी कि सॉरी डी, तीनों कथन 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीआरटी बाघ अभ्यारण्य में बाघों की आबादी बढ़ाने हेतु किस आदिवासी संप्रदाय को या समुदाय को श्रेय दिया है योगदान में? तो ये है सोयगा जनजाति, जो कहां पाई जाती है? ये कर्नाटक में पाई जाती है, और इनके योगदान को सराहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बन चुकी है? तो ये रखिए, याद रखिएगा कि कमला विशेषर जो है ये जो है दूसरी बार यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। कमला प्रसाद विशेषर दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। 2015 तक प्रधानमंत्री थी, उसके बाद ये फिर दोबारा से बनी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इनका संबंध भारत से ही है, वो भी बिहार से है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव और इस पद को धारण करने वाली प्रथम अफ्रीकी औरत कौन है? ठीक है, ये पूछा है कि राष्ट्रमंडल जो है राष्ट्रों की 7वीं महासचिव और इस पद को धारण करने वाली प्रथम अफ्रीकी जो है वो है आयोरकर बोचवे। कौन है ये? आयोरकर बोचवे। सर ये आयोरकर बोचवे, जो ऑप्शन नंबर ए है द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2025 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को ऐड किया है? तो 2 भारतीय ग्रंथ हैं, एक है भगवत गीता और एक है नाट्यशास्त्र। इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता जो है बताया था आपको मैंने, यह है
ठीक है। और नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र जो रचना है वो किसकी है? भरत मुनि की है। ठीक है, तो भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो गया? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दो ग्रंथों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कि को किस राजधानी में सिटी की ऑफ द ऑनर, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये आप जानते हैं, अभी कुछ समय पहले जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं ये गई थी पुर्तगाल गई थी, वहां के जो राजधानी है लिस्बन, वहां पर इनको सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45वां क्वेश्चन है, कह रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या थी? तो याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो हर वर्ष 5 मई को मनाते हैं, विश्व, ठीक है, WHO की स्थापना के अवसर पर। तो इसकी इस बार थीम थी कि स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, यह इसका थीम हो जाएगा, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 45। नेक्स्ट देखिए 46, करें कि बिहार के नए सचिव, मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप जानते हैं कि जो प्रत्यय अमृत हैं इनको नियुक्त किया गया है, किसकी जगह? तो अमृत जो मीणा जी थे इनके स्थान पर प्रत्यय अमृत को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मानव तस्करी को रोकने हेतु बिहार में नया सवेरा नामक अभियान शुरू किया गया। तो कौन सा अभियान हो जाएगा? नया सवेरा। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि हाल ही में राजगीर में जो आयोजित हुआ था 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का जो 8वां संस्करण था, तो ये 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप का जो शुभंकर था, इस बार चांद को रखा गया है। किसको रखा गया है? चांद एक सिंह है, शेर है, और इसका जो संबंध है वो इसको ये ध्यानचंद के नाम पर उनका चांद नाम रखा गया है। तो हॉकी के जो जादूगर हैं ध्यानचंद, उसी के नाम पर इसका चांद रखा गया है, 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप, जिसका आयोजन कहां हुआ था? राजगीर में। इंपॉर्टेंट है। करें डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस डिस्ट्रिक्ट में 2 दूध पाउडर निर्माण उद्योग की स्थापित करने का मतलब कहा है? कहां पर स्थापित होगा? तो ये होगा भागलपुर और मुंगेर में। कहां पर होगा? तो भागलपुर और मुंगेर, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। आखिरी 50वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 2024 विमेन एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ है कहां पर? तो यह होगा राजगीर में, और यह 8वां संस्करण होगा। तो कहां पर इसका आयोजन हुआ था? राजगीर में, 8वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर के थे बाकी, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन थे। दोस्तों मैंने रीजनिंग का इसका करवा दिया है सेपरेट वीडियो में, और मैथ भी इसका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। ये हमारा आज का वीडियो है। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।